चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी एक मर्डर केस के बारे में है जो जर्मनी के इतिहास का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड केस है और इसका रहस्य आज भी अनसॉल्व्ड है। ये एक ऐसी हत्या की कहानी है कि जितना गहराई से आप इसे देखें उतना ही यह जटिल होती जाती है। लेकिन इस केस के चारों ओर का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि परिवार की मौत कैसे हुई, बल्कि यह भी है कि अजीब, रहस्यमय और डरावनी घटनाएं क्या हुई। तो आखिरकार इस केस में क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी और पूरी कहानी क्या है। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। बवेरिया राजधानी क्षेत्र है। इस क्षेत्र से करीब 70 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ग्रोबेन। ये कहानी 1921 के साल की है। 1921 में गांव से करीब 500 मीटर बाहर एक फार्म हाउस था जिसका नाम था हिंटरकैफे। ये फार्म हाउस 3 तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और केवल एक साइड ग्रोबेन गांव की तरफ खुली हुई थी। इसके अलावा ये क्षेत्र का एकमात्र फार्म हाउस था क्योंकि 500 मीटर के दायरे में कोई और घर नहीं था। इस फार्म हाउस में एक किसान का परिवार रहता था जिसमें परिवार के मुखिया 63 वर्षीय आंद्रेयास ग्रूबर, उनकी पत्नी कैजिलिया ग्रूबर उम्र 62, उनकी 35 वर्षीय बेटी विक्टोरिया गैब्रियल जो एक विधवा थी और विक्टोरिया के 2 बच्चे, एक 7 साल की बेटी कैजिलिया और 2 साढ़े 2 साल का बेटा जोसेफ शामिल थे। उनके साथ एक मेड भी थी 24 वर्षीय क्रेसेंस रीगर जो उनके साथ रहती थी। तो कुल मिलाकर उस फार्म हाउस में 6 लोग रहते थे। दंपति, उनकी विधवा बेटी, उसके 2 बच्चे और एक मेड। परिवार काफी संपन्न था। उनके पास कई खेत, खलिहान, भैंसे, घोड़े और अन्य घरेलू जानवर थे, यानी उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। हालांकि आंद्रेयास अक्सर झगड़े करते थे और गुस्से में कभी कभी अपनी पत्नी और बच्चों की शारीरिक पिटाई भी करते थे। इसलिए गांव वालों को आंद्रेयास पसंद नहीं थे और वे उनसे दूर रहते थे। गांव वालों की आंद्रेयास से नापसंदगी का एक और कारण भी था, लेकिन वह मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। आंद्रेयास को परवाह नहीं थी कि गांव वालों को वह पसंद करते हैं या नहीं, और उन्होंने उनसे सिर्फ उतना ही बातचीत की जितना जरूरी था। परिवार में अब तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या हुआ कि एक रात जब घर में सभी लोग सो रहे थे, मेड क्रेसेंस रीगर अचानक महसूस करने लगी कि फार्म हाउस की अटारी में कोई है, क्योंकि उसे पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अटारी वास्तव में घर का ऊपरी हिस्सा होता है और उस समय ज्यादातर घर झोपड़ी जैसे होते थे, इसलिए अटारी सामान्य थी। लोग वहां पुराने या कम इस्तेमाल किए जाने वाले सामान रखते थे। जब मेड ने पहली बार अटारी में पैरों की आवाज सुनी तो उसने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर से अटारी में किसी के चलने का एहसास हुआ और इस बार वह डर गई। उसने अपने कमरे से उठकर आंद्रेयास ग्रूबर को जगाया और उन्हें इसके बारे में बताया। मेड की कहानी सुनने के बाद आंद्रेयास अटारी में ऊपर गए जांचने के लिए। उन्होंने वहां किसी को नहीं पाया। अटारी बहुत ज्यादा अव्यवस्थित नहीं थी, इसलिए किसी के छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। आंद्रेयास नीचे आ गए और मेड को आश्वस्त किया कि वहां कोई नहीं था और यह बस उसकी कल्पना थी, और उसे वापस सोने के लिए कहा। यह सुनकर मेड अपने कमरे में वापस चली गई, लेकिन डर के कारण वह पूरी रात सो नहीं सकी। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर एक दिन जब आंद्रेयास और उनके पूरे परिवार खेत में काम कर रहे थे और मेड घर पर अकेली थी, उसने फिर से अटारी से पैरों की आवाज सुनी। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि घर के किसी और कमरे में कोई चल रहा है, जिससे वह बहुत डर गई। जब आंद्रेयास घर आए तो उसने उन्हें सब कुछ बताया। आंद्रेयास ने फिर से पूरी अटारी की जांच की, लेकिन किसी को नहीं पाया। हालांकि यह घटना बार बार होने लगी। जब भी मेड घर पर अकेली होती, खासकर रात के समय, उसे हमेशा ऐसा लगता कि घर में कोई और भी है और कुछ उसे देख रहा है, जिससे वह इतनी डर जाती कि उसे सोने में मुश्किल होती। पूरा फार्म हाउस कई बार खोजने के बावजूद आंद्रेयास ने कभी किसी को नहीं पाया, जिससे मेड को विश्वास हो गया कि घर भूतों या आत्माओं से भरा हुआ है। इसलिए उसने अपना काम छोड़ने का निर्णय लिया। 1921 के अंत में क्रेसेंस रीगर ने हिंटरकैफे फार्म छोड़ दिया। तो अब आंद्रेयास और उनके परिवार ने एक नई मेड की खोज शुरू की, लेकिन तब तक
गांव और आसपास के क्षेत्र में यह खबर फैल गई कि हिंटरकैफेक फार्म हाउस भूतिया है। जब कुछ लोगों ने क्रेसेंजर से पूछा कि उसने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी, तो उसने फार्म हाउस में सुनी और महसूस की गई सारी बातें साझा की। आप जानते हैं कि गांव में ऐसी कहानियां कितनी जल्दी फैल जाती हैं, इसलिए आंद्रेयस ग्रूबर को नई मेड ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि कोई भी भूतिया और अलग थलग फार्म हाउस में काम करने के लिए तैयार नहीं था। जब कुछ लोगों ने आंद्रेयास से इसके बारे में पूछा तो वह गुस्से में आ गए और जोर देकर कहा कि यह सब बकवास है और उनके फार्म हाउस में कोई भूत नहीं है। अपनी निराशा के बावजूद आंद्रेयास को अभी भी अपने घर में काम करने के लिए कोई मेड नहीं मिली। एक रात जब आंद्रेयास और उनका पूरा परिवार सो रहा था, उन्होंने अचानक पैरों की आवाज सुनी। फिर से पैरों की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार उन्हें कोई नहीं मिला। उन्हें समझ में नहीं आया कि अगर अटारी में कोई था तो अचानक कैसे गायब हो गया जब छुपने की कोई जगह नहीं थी। रात बीत गई और अगला दिन आया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए फार्म हाउस में अजीब चीजें होने लगी। घरेलू सामान अपने आप हिलने लगे। आंद्रेयास ने देखा कि उपकरण और सामान जो उन्होंने एक जगह रखे थे अब अलग अलग स्थानों पर थे, जबकि उस समय कोई घर पर नहीं था। इसके अतिरिक्त जब आंद्रेयास और उनका परिवार खेतों से लौटते तो अक्सर उनके मवेशी और घोड़े बाहर चल रहे होते, जबकि उन्होंने जानवरों को सुरक्षित तरीके से खलिहान में छोड़ दिया था। ये घटनाएं आंद्रेयास को परेशान कर रही थीं और वह समझ नहीं पा रहे थे कि पूरे परिवार के दूर होने के दौरान जानवरों को कौन बाहर निकाल रहा था। दिन बीतते गए और मार्च आ गया। एक दिन आंद्रेयास ने देखा कि एक अखबार पड़ा हुआ है। जब उसने उसे उठाया तो वह चौंक गया। ये एक म्यूनिक का अखबार था, जो उसके फार्म हाउस से करीब 70 किलोमीटर दूर के शहर का था। उसने सोचा शायद किसी परिवार के सदस्य ने इसे लाया होगा, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी और बेटी से पूछा तो दोनों ने अखबार लाने से इनकार कर दिया। फिर आंद्रेयास ने सोचा कि शायद अखबार डिलीवरी वाले ने गलती से इसे उसके घर पर डिलीवर कर दिया। लेकिन जब उसने अगले दिन अखबार डिलीवरी वाले से पूछा तो उसने कहा कि उसने वह विशेष अखबार डिलीवर नहीं किया और पूरे गांव में कोई भी इसे सब्सक्राइब नहीं करता। इससे आंद्रेयास और भी अधिक उलझन में पड़ गए, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनके घर में क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद घर की मुख्य दरवाजा की चाबी खो गई। जब आंद्रेयास ने अपने परिवार से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने सबने इनकार कर दिया और यहां तक कि कसम खा ली कि उन्होंने चाबी नहीं ली। आंद्रेयास का परिवार उसके गुस्से को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वे उसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। फिर उसी मार्च महीने में एक और अजीब घटना घटी। जब आंद्रेयास ग्रूबर जागे और बाहर गए तो उन्होंने देखा कि पिछले रात बर्फबारी हुई थी। जब वह फार्म हाउस के मशीन रूम की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि बर्फ में ताज़ा पैरों के निशान हैं, जो पास के जंगल से मशीन रूम तक आ रहे थे। मशीन रूम के दरवाजे की भी ताला टूटी हुई थी। उन्होंने घर के चारों ओर जांच की, लेकिन घर से बाहर जाने वाले पैरों के निशान नहीं मिले। इससे उन्हें यकीन हो गया कि जिसने पिछले रात फार्म हाउस में प्रवेश किया था वह अभी भी अंदर है। आंद्रेयास ने पूरे फार्म हाउस की खोज शुरू की, लेकिन हर कमरे और कोने की पूरी जांच करने के बावजूद वह किसी को नहीं पाए। वह लगातार डरते गए, ये सोचकर कि शायद कोई वास्तव में घर में छिपा हुआ है। अजीब बात यह थी कि फार्म हाउस में एक बहुत ही फेरोज कुत्ता था, जो किसी भी अजनबी को घर के पास आते देख भौंकता था। हालांकि पिछले 6 महीनों के दौरान सभी अजीब घटनाओं के बावजूद कुत्ता कभी किसी पर भी भौंका नहीं, न ही पिछले रात। अगले दिन आंद्रेयास ने अपने पड़ोसियों लोरेंस श्लीटनबॉर और जैकब सिगल को बर्फ में पैरों के निशान के बारे में बताया। उनके घर लगभग 500 मीटर दूर के पास के गांव ग्रोबैन में थे। इसे सुनकर दोनों पड़ोसियों ने शक किया कि यह शायद किसी चोर या शैतान का काम हो सकता है। लोरेंस ने आंद्रेयास को सुरक्षा के लिए अपनी बंदूक दी, लेकिन किसी कारणवश आंद्रेयास ने उसे नहीं लिया। पीछे मुड़कर देखने पर अगर उन्होंने बंदूक ले ली होती तो उनकी सुरक्षा के लिए बेहतर होता। तारीख थी 31 मार्च 1922 और यह पहली बार था जब परिवार को लगभग 6 महीनों में खुशी का कोई कारण मिला, क्योंकि उनकी नई मेड उसी दिन आ रही थी। वे लगभग 6 महीनों से एक मेड की तलाश में थे और बिना किसी के घर चलाने में संघर्ष कर रहे थे। नई मेड का नाम मारिया बाउमगार्टनर था
और वह लगभग 44 साल की थी। मारिया को परवाह नहीं थी कि फार्म हाउस भूतिया है या नहीं, या पिछले 6 महीनों की अजीब घटनाओं के बारे में। उसे बस एक नौकरी चाहिए थी, क्योंकि वह पिछले 2 महीनों से बेरोजगार थी और अपनी बहन के साथ रह रही थी। अपनी बहन पर अधिक बोझ नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मारिया ने हिंटर कैफे में नौकरी स्वीकार कर ली। उसकी उम्र और अनुभव को देखते हुए शायद उसने सोचा कि भूतों और आत्माओं की कहानियां बस अफवाहें हैं। शुक्रवार 31 मार्च 1922 की शाम लगभग 5 बजे मारिया अपनी बहन फ्रांजिस्का के साथ फार्म हाउस पर पहुंची। घर में लोग होने के बावजूद फ्रांजिस्का ने एक अजीब सी चुप्पापन महसूस की। सभी से मिलने के बाद फ्रांजिस्का लगभग 1 घंटे तक रुकी और करीब 6 बजे चली गई, मारिया को फार्म हाउस पर छोड़ते हुए। अब फार्म हाउस में 6 निवासी थे: आंद्रेयास, उसकी पत्नी, उनकी बेटी, उसकी 2 संतानें और नई मेड मारिया। 31 मार्च 1922 की रात बीत गई और अगले दिन शनिवार 1 अप्रैल 1922 आया। इस दिन 2 भाई हंस शिरोस्की और एडवर्ड शिरोस्की, जो कॉफी बेचते थे, हिंटरकैफे फार्म पर दोपहर के समय आए। आंद्रेयास ग्रूबर ने उन्हें कुछ दिन पहले कॉफी खरीदने के लिए बुलाया था। हालांकि जब भाई पहुंचे तो उन्हें फार्म पर कोई नहीं मिला। उन्होंने फार्म हाउस के दरवाजे पर कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने फार्म हाउस के चारों ओर घूमकर हर दरवाजा और खिड़की की जांच की, लेकिन सभी अंदर से बंद थे, मशीन रूम के दरवाजे को छोड़कर, जहां वे अनाज काटने की मशीन और अन्य उपकरण रखते थे। मशीन रूम में भी उन्हें कोई नहीं मिला, हालांकि वे अंदर से जानवरों और कुत्ते की आवाज सुन सकते थे। थोड़ी देर खोजने के बाद भाई चले गए, बिना किसी को पाए। उस शाम लगभग 5 बजे 2 शिकारी जो फार्म हाउस के पास से जंगल की ओर जा रहे थे, कुछ सामान लेने के लिए रुकने का सोचा। उन्होंने भी फार्म हाउस को सुनसान पाया और दरवाजा खटखटाने के बाद बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना कुछ खरीदे चले गए। उस रात लगभग 11:30 पर एक पड़ोसी नामक माइकल प्लॉकल अपने घर की ओर जा रहे थे। उनका रास्ता हिंटरकैफे फार्म के पास से गुजरता था। उन्होंने देखा कि रसोई का लाइट जल रहा था, जो असामान्य लग रहा था, क्योंकि परिवार आमतौर पर अपने काम समाप्त करके जल्दी सो जाता था। उन्होंने सोचा कि शायद कोई काम खत्म कर रहा है या अगले दिन के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचे, उन्होंने रसोई के चिमनी से धुआं निकलते देखा और महसूस किया कि कुछ गलत है। उन्होंने जांच करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे फार्म हाउस के करीब पहुंचा, उसने अंधेरे में एक आकृति देखी। उस व्यक्ति का चेहरा ढका हुआ था और वह एक टॉर्च पकड़े हुए था, जिसे उसने सीधे माइकल की ओर इशारा किया, जिससे माइकल को उस व्यक्ति का चेहरा देखना मुश्किल हो गया। उसने पूछा कि सब ठीक है क्या, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जब आकृति करीब आई, माइकल ने देखा कि व्यक्ति के हाथ में एक हथियार था, जिससे वह डर गया और घर की ओर भाग गया। अगले दिन 2 अप्रैल 1922 रविवार था। सुबह सुबह 2 महिलाएं आंद्रेयास की बेटी विक्टोरिया गैब्रियल को चर्च ले जाने के लिए आईं। विक्टोरिया हर रविवार को चर्च की गायन मंडली में गाती थी। आमतौर पर वह उन्हें अपने घर के बाहर इंतजार करती थी, लेकिन उस सुबह वह वहां नहीं थी। महिलाएं कुछ देर रुकीं, लेकिन जब फार्म हाउस से कोई बाहर नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि विक्टोरिया या तो जल्दी चर्च चली गई होगी या परिवार के साथ बाद में आएगी, इसलिए वे बिना उसके चर्च चली गईं। जब वे चर्च पहुंची तो उन्होंने पाया कि विक्टोरिया वहां भी नहीं थी। सेवा के बाद भी आंद्रेयास ग्रूबर या उनके परिवार का कोई पता नहीं था, जो बहुत अजीब था, क्योंकि परिवार बहुत धार्मिक था और कभी चर्च नहीं छोड़ता था। फिर उस दिन दोपहर में एक पड़ोसी का बेटा हिंटरकैफे फार्म पर लाड सुअर की चर्बी खरीदने आया। जब वह फार्म हाउस पर पहुंचा तो उसे भी कोई नहीं मिला। दरवाजा खटखटाने के बाद कोई जवाब नहीं मिला। उसने देखा कि फार्म के जानवर अपने चारे और चबैनों को खा रहे थे और कुछ खुले मैदान में चर रहे थे। उसने सोचा कि परिवार खेतों में काम कर रहा होगा, इसलिए वह चला गया। अगले दिन सोमवार 3 अप्रैल 1922 को डाकिया जोसेफ मेयर, जो आमतौर पर फार्म हाउस पर अखबार पहुंचाते थे, सुबह में आया और देखा कि शनिवार को उन्होंने जो अखबार डिलीवर किया था वह अभी भी वहीं पड़ा था।
बिना छुआ हुआ। उसने सोचा कि परिवार बाहर गया होगा, लेकिन जब उसने किचन की खिड़की से झांका तो उसने अंदर आधा खाया हुआ खाना देखा और ताजे पके खाने की महक आई, जैसे कोई अभी अभी खाना बना रहा हो। उसने कुछ देर इंतजार किया, उम्मीद की कि कोई बाहर आएगा, लेकिन जब कोई नहीं आया तो वह चला गया। गांव में किसी ने भी परिवार के किसी सदस्य को नहीं देखा। हालांकि ग्रामीणों ने देखा कि फार्म हाउस की चिमनी से कई बार धुआं निकल रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ असामान्य नहीं समझा और ज्यादा नहीं सोचा। अगले दिन मंगलवार 4 अप्रैल 1922 को सुबह 9 बजे के करीब एक मैकेनिक अल्बर्ट हिंटरकैफेक फार्म पर एक मशीन ठीक करने आया। आंद्रेयास ग्रूबर ने उसे कुछ दिन पहले एक टूटी हुई मशीन को ठीक करने के लिए बुलाया था। एल्बर्ट ने भी फार्म हाउस पर किसी को नहीं पाया और सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। जानवरों को बाहर के बाड़े में पाया। उसने कुछ देर इंतजार किया, उम्मीद की कि कोई आएगा, लेकिन जब कोई नहीं आया तो वह मशीन रूम की ओर गया और पाया कि दरवाजा खुला था। जो मशीन उसे ठीक करनी थी वह अंदर थी, इसलिए उसने काम करना शुरू किया। उसने मशीन पर लगभग 4.5 घंटे काम किया। कई बार इसका परीक्षण किया, जिससे काफी शोर हुआ। शोर के बावजूद इस दौरान कोई भी उसे देखने नहीं आया। लगभग 1:30 पर अपना काम पूरा करने के बाद वह कमरे से बाहर आया और देखा कि कुत्ता बाहर बंधा हुआ था। उसने सोचा कि परिवार वापस आ गया होगा, क्योंकि कुत्ता खुद को बांध नहीं सकता। हालांकि घर का मुख्य दरवाजा अभी भी बंद था। वह घर के पीछे गया और देखा कि बाड़े का दरवाजा जो पहले बंद था अब खुला था। उसने आंद्रेयास को पुकारा और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चूंकि उसे अन्य काम भी थे और वह देर से हो रहा था, उसने फार्म हाउस पर जो कुछ देखा उसे ग्रोबेन के कुछ ग्रामीणों के साथ साझा किया। इनमें लॉरेंस श्लीटनबाउर भी शामिल थे, जिन्होंने महसूस किया कि उसने पिछले कुछ दिनों से हिंटरकैफेक के परिवार के किसी सदस्य को नहीं देखा था। इसके अतिरिक्त जब उसके बेटे ने स्कूल से लौटकर कहा कि विक्टोरिया गैब्रियल, जो उसी कक्षा में थी, ने पिछले 4 दिनों से स्कूल नहीं आया था, जो उसके लिए असामान्य था, क्योंकि वह एक मेहनती छात्रा थी। यह सुनकर लॉरेंस ने अपने 2 बेटों को लगभग 3:30 बजे हिंटरकैफेक फार्म पर भेजा, ताकि यह देखा जा सके कि सब ठीक है या नहीं। वे भी वहां किसी को नहीं पाए। हालांकि इस बार उन्होंने देखा कि कुत्ता फिर से बाड़े में बंधा हुआ था और अंदर से भौंक रहा था। जब लॉरेंस ने यह जानकारी अपने पड़ोसी जैकब सिगल के साथ साझा की, तो जैकब ने बताया कि उसका बेटा भी कुछ दिन पहले लार्ड खरीदने के लिए हिंटरकैफेक फार्म पर गया था, लेकिन वहां भी किसी को नहीं पाया और दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला। कुछ गलत होने का एहसास होते ही उन्होंने खुद फार्म पर जाने का निर्णय लिया। लगभग 5 बजे के करीब वे फार्म हाउस पर पहुंचे और देखा कि कोई भी नहीं था। उन्होंने पाया कि पिछले 3 दिनों के अखबार अभी भी पड़े हुए थे, बिना छुए हुए। वे फार्म हाउस के पीछे गए जहां बाड़ा था और पाया कि बाड़े का दरवाजा खुला था। तीनों बाड़े में गए, लेकिन बाहर लगभग अंधेरा हो गया था, जिससे धुंधले बाड़े के अंदर देखना मुश्किल हो रहा था। पहले कमरे में, जहां जानवरों का चारा जैसे घास और चबेने थे, और जानवर अगले कमरे में थे। जैसे ही लॉरेंस ने पहले कमरे में कदम रखा, वह अंधेरे में कुछ पर ठोकर खा गया। शुरू में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जानवरों की ओर बढ़ा। माइकल पोल ने भी अंधेरे में ठोकर खाई, लेकिन संतुलन बनाए रखा। जब उसने ध्यान से देखा कि उसने किस पर ठोकर मारी थी, तो उसने देखा कि घास से एक मानव पैर बाहर निकला हुआ था। भयभीत होकर उसने दूसरों को बुलाया और लॉरेंस ने घास को हटाकर आंद्रेयास ग्रूबर के शव को उजागर किया। लॉरेंस ने और आगे बढ़ते हुए आंद्रेयास ग्रूबर की पत्नी का एक और शव पाया। चारों शव एक दूसरे के ऊपर ढेर लगाए हुए थे। उनके सिर बुरी तरह कुचले हुए थे और खून फर्श पर बिखरा हुआ था। उन्होंने शवों की जांच की कि कोई जीवित है या नहीं, लेकिन अफसोस सभी मृत थे। लॉरेंस और माइकल फिर मुख्य फार्म हाउस के दरवाजे पर गए और लॉरेंस ने बाड़े के माध्यम से मुख्य घर के क्षेत्र में प्रवेश किया, जहां बेडरूम थे। उसने अंदर से मुख्य दरवाजा खोला, जिससे जैकब और माइकल को अंदर आने की अनुमति मिली। जब वे विक्टोरिया गैब्रियल के कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने 5वें शव को देखा, जो उसके 2.5 साल के बेटे जोसेफ का था।
जो अपने बिस्तर में मृत था और उसका सिर कुचला हुआ था। सोचते हुए कि नए नौकरानी का इसमें हाथ हो सकता है, उन्होंने घर के बाकी हिस्सों की भी जांच की। रसोई के बगल वाले नौकरानी के कमरे में उन्होंने एक कंबल के नीचे से एक पैर बाहर निकला हुआ देखा। जब उन्होंने कंबल हटाया तो उन्हें नए नौकरानी मारिया बाउमगार्टनर की खूनी लाश मिली, जो छठी और अंतिम शिकार थी और उसका सिर भी कुचला हुआ था। 6 शवों का दृश्य देखकर हैरान होकर उन्होंने लॉरेंस के बेटे को पुलिस और मेयर को इस भयानक खोज की जानकारी देने के लिए भेजा। लॉरेंस और बाकी लोगों के साथ लॉरेंस का बेटा भी था, जो इस समय बाहर रुका था। लॉरेंस के बेटे ने तुरंत एक गुजरते आदमी की साइकिल पर सवारी की और पुलिस और मेयर को इस खबर की जानकारी देने चला गया। रास्ते में उसने मिलने वाले हर व्यक्ति को हत्याओं के बारे में बताया। खबर तेजी से पूरे गांव में फैल गई, क्योंकि एक छोटे से गांव में 6 हत्याएं एक बड़ा घटनाक्रम थी। फार्म हाउस पर एक भीड़ जमा हो गई और जिसने भी दृश्य देखा वह गहरे सदमे में था। जल्द ही पुलिस और मेयर फार्म हाउस पर पहुंच गए। 6 शवों को देखकर मेयर और 2 पुलिसकर्मी चौंक गए। खबर उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई, जिससे पुलिस विभाग में हलचल मच गई, क्योंकि 6 हत्याओं की खबर फैल गई। फार्म हाउस जल्दी ही एक प्रमुख अपराध स्थल में बदल गया, जहां पुलिसकर्मियों की भीड़ जमा हो गई। लगभग आधी रात के करीब म्यूनिक पुलिस विभाग के डिटेक्टिव जॉर्ज रायनग्रूबर ने जांच की जिम्मेदारी संभाली। सभी 6 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और डिटेक्टिव रायनग्रूबर ने अपनी जांच शुरू की। हालांकि उन्होंने कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं पाया, क्योंकि पुलिस के आने से पहले लोग पूरी तरह से फार्म हाउस में घूम चुके थे, शवों को हिला चुके थे और सब कुछ जांच चुके थे, जिससे अपराध स्थल खराब हो गया था, जबकि अपराध स्थल अब प्रभावित हो चुका था। डिटेक्टिव रायनग्रूबर ने कुछ बातें नोट की। फार्म के जानवरों को समय पर खिलाया गया था, दूध ताजे ढंग से गायों से निकाला गया था, रसोई में ताज़ा खाना पकाया गया था और पेंट्री लगभग खाली थी, जो यह इंगित करता है कि हत्याएं हाल ही में हुई थी। हालांकि घर से अधिक ठोस सबूत के बिना उन्होंने पोस्टमार्टम के परिणामों का इंतजार किया, उम्मीद करते हुए कि वे कुछ सुराग प्रदान करेंगे। अगले दिन म्यूनिक से लेकर पूरे जर्मनी तक खबर फैल गई और हर अखबार के सामने के पृष्ठ पर यह खबर छा गई। लोग चकित थे और हिंटरकैफेक हत्याओं के बारे में चर्चा जर्मनी में बातचीत का प्रमुख विषय बन गई, एडोल्फ हिटलर की चर्चा के साथ। उस युग में एक रात में पूरे परिवार का बेरहमी से हत्या होना एक महत्वपूर्ण घटना थी। हत्याओं के 2 दिन बाद 6 अप्रैल 1922 को सभी 6 पीड़ितों के पोस्टमार्टम फार्म हाउस पर किए गए। हालांकि पोस्टमार्टम के निष्कर्षों ने केवल केस को और जटिल कर दिया, जिसे मैं इस कहानी के दूसरे भाग में चर्चा करूंगा। यही पहला भाग के लिए सब कुछ है। मैं अगले सप्ताह दूसरा भाग अपलोड करूंगा, इसलिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अभी सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी के बारे में अपने विचार भी टिप्पणी कर सकते हैं। मैं आपको इस कहानी के दूसरे भाग में मिलूंगा। तब तक ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद।